साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर भारत और खेती किसानी से जुड़ी नई योजनाओं के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नीता सिंह। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। देश में पर्याप्त है ऑक्सीजन के भंडार, खपत से कहीं अधिक है उत्पादन क्षमता। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम के हुए 5 साल पूरे। रबी की फसल की कटाई के बाद बुवाई के लिए वैज्ञानिकों की सलाह। खेती में जैव उर्वरक के इस्तेमाल। किसानों को खेती की जानकारी देने के लिए लॉन्च किया मधु क्रांति पोर्टल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अधिकारियों के एक अंतर मंत्रालयीय अधिकार प्राप्त समूह EG2 का कहना है कि देश के मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, इसलिए कोविड-19 के इस दौर में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। समूह के मुताबिक देश में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन वर्तमान खपत से कहीं ज्यादा है। EG2 का गठन पिछले साल कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था। इसका काम ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल उपकरणों की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव PK स्वाइन ने कहा, ई नाम के 5 साल पूरे होने के अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये 5 साल के जर्नी में अब ई नाम में 1000 मंडी जोड़ चुके हैं देश में, 18 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में। तो इसमें अभी जो 5 साल का जर्नी रहा है ये काफ़ी दिलचस्पी रहा है, जिसमें हमारे 1 करोड़ 70 लाख किसान भाइयों इसमें जुड़े हैं और हमें यहाँ पे जो है 175 कमोडिटीज़ जो है आज ट्रेडिंग हो रहा है। मतलब ये देश में जो बड़े बड़े कमोडिटी, जितने भी मेजर कमोडिटीज़ हैं जो किसान भाइयों हमारे प्रोड्यूस करते हैं, सारे ट्राइबल एरियाज़ हो, प्लेन एरियाज़ हो, हिली एरियाज़ हो, सारे अभी ई नाम कवर कर रहा है पूरा देश भर में। और ये जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक ये पूरा ई नाम कवर किया है, जो 18 राज्यों के बारे में मैंने बात किया हूँ। और ये जो ई नाम है इसमें बहुत सारे न्यू मॉड्यूल्स आए हैं, जिसके कारण ये जो है यूज़र फ्रेंडली भी आराम से कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें हमने लगभग इंग्लिश और हिंदी के अलावा भी और भी 10 और भाषा में इसमें प्रोग्राम्स हैं, ताकि किसान अपने प्रोग्राम अपने लैंग्वेज में भी चूज़ करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने लास्ट ईयर जब ये कोविड के लॉकडाउन हुआ था, इसी दौरान जो किसान भाइयों को सुविधा देने के लिए, बिकॉज जो मंडी में भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस था और किसान भाई मंडी पहुंच पा नहीं रहे थे, बिकॉज वो सप्लाई चेन थोड़ा सा स्ट्रेस था। तो उसी टाइम पे हमने FPO मॉड्यूल भी इसमें लॉन्च किए थे, जिसमें FPO अपने जो कलेक्शन सेंटर है फार्म गेट के नज़दीक, वहाँ पे ये ट्रेड कर सके अपने सामान को, जिन्स को मंडी तक लाने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ई नाम का एक हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जिसमें ई नाम जो APMC से उठ के बाहर FPO कलेक्शन सेंटर्स में भी आया। उसके अलावा हमने भी ये जो वेयर हाउस है, जो WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस है, उसमें भी ई नाम को एक रूपरेखा दिया, ताकि जो WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस है वहाँ से भी ई नाम के ट्रेड हो सके। जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें कोऑपरेशन करके इसको हमने जोड़ा है, जो हर एक APMC के एरिया में जो वेदर है, अभी वेदर स्टेशंस को उसमें मैपिंग करके जोड़ा गया, ताकि जो वेदर है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, क्लाउडी, ये सब जो वेदर का कंडीशन है ये पता लगे। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा किसान भाइयों को कि अपना हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग के लिए इनके जो ये वेदर का इन्फॉर्मेशन बहुत उनको मदद करेगा, जो हार्वेस्टिंग करने में और मार्केटिंग करने में। सिमिलरली मंडी में भी
जो मंडी सचिव है उनको भी ये जो प्रोक्योरमेंट होता है या मंडी में जो सामान है उसको अगर बारिश हो रहा है, बारिश के अगर संभावना आ रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देने में भी उसको मदद मिलेगा। इवन ट्रेडर्स भाई, जो व्यापारी भाई भी जो खरीदे होंगे अपने सामान जो मंडी के अंदर भी होगा, तो उसको बारिश आने के टाइम पे उसको भी प्रोटेक्शन देने का भी कर सकें। तो इट्स ए काइंड ऑफ विन इन सिचुएशन। उसके साथ साथ जो इसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने बहुत मजबूत किया है ई-नाम में, जिसमें अभी एक पेज के रूप में लेके आए हैं ताकि सारे मार्केट के जो इन्फॉर्मेशन है एक कंटिन्यूस फॉर्म में उसको एक पेज में देख सकें। जैसे पहले अखबार में आता था पेज में प्रिंट होके, तो आजकल वो नहीं है, तो इसलिए हमने ई-नाम पोर्टल में ही उसको कर दिया है ताकि हमारे फार्मर्स भाई इजीली इसको देख सके एकदम पूरा फुल पेज में कि क्या कौन से मंडी में कौन से जिन्स का क्या प्राइस अभी करंटली जो बिडिंग हो रहा है वो प्राइस एकदम पूरा वहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो हमारे जो कोशिश रहा है ये ऑलवेज किसान भाइयों को कैसे सारे सुविधा मिले, किसान भाइयों को कैसे सारे इन्फॉर्मेशन मिले, वो सारी सुविधा वो ई-नाम में आए, तो इसको हमारा ये है। और टेक्नोलॉजी, ई-नाम का एक बहुत बड़ा रोल है कृषि क्षेत्र में, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग, और इसलिए एक दिग्दर्शन देता है, एक आशा के रूप में आया है, जो सारे एक उत्तम व्यापार के भी माध्यम देता है, जो इंटरस्टेट ट्रेड के लिए भी एक माध्यम भी है। तो इसलिए हम ये ई-नाम जो है आगे ये जो बढ़ा रहे हैं, ये एक राष्ट्र एक बाज़ार की तरफ हम कदम ले रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें क्वालिटी बेस्ड असेसिंग के कारण जो ट्रांसपेरेंसी है और जो प्राइस जो है कम, जो क्वालिटी के आधार पर जो प्राइस है वो इसमें पॉसिबल हो पाया है। पीके स्वाइन ने कहा कि ई-नाम से 1000 और मंडियों को जोड़ना ये देश के लिए गौरव की बात है और किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके बारे में और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। सर, जैसे 1000 पहले था ई-नाम मंडी, 1000 और उसमें जुड़ गया है। सर, अभी कितना मंडियाँ एक्टिव है पूरे देश भर में? पूरा इनफैक्ट अभी जो है अभी हार्वेस्ट के टाइम पे मैक्सिमम मंडी अभी एक्टिव है, अभी हार्वेस्ट सीजन है, तो इसलिए हमारा एक्टिव काफ़ी है मंडीज़। और जैसे जैसे हार्वेस्ट आते जा रहा है मंडी में, अब सब मंडी जो मंडी अभी हार्वेस्ट से पहले कुछ मंडी में सामान नहीं था तो इसलिए ट्रेडिंग नहीं हो रहा था, अब सारे एक्टिव हो गए हैं। और अभी जो 1000 मंडी है, अब नाउ ये बजट में हमारा अनाउंसमेंट हुआ है कि और 1000 मंडी जोड़ेंगे, तो हम आगे उसको और 1000 मंडी भी जोड़ेंगे ताकि जितने भी सारे बड़े मंडीज़ हैं देश में सारे जुड़ जाएंगे, तो एक तरह के एक नेटवर्क बन जाएगा ताकि जो इंटर मंडी ट्रेड में हमें बहुत फ़ायदा होगा। सर, अभी कितने स्टेट्स हैं जिसमें सारी जो मंडियां हैं ई-नाम से जुड़ चुकी है? अभी तक जो 18 स्टेट्स और जो 3 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, ये 1000 मंडी जोड़ चुके हैं। इवन जैसे कि हमने बताया जम्मू कश्मीर में भी जोड़ा है और सिमिलरली केरला में भी जोड़े हैं, तो इसीलिए हमारे जो ये सब जोड़े हैं 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जी। और सर, जैसे 18 में तो जुड़ चुका है, 18 में जुड़ा हुआ है, और जो जितने रह गया है सर, शेष रह गया है, उसमें सर अभी क्या प्रगति है? ये अभी जो हमारे 1000 मंडी का जो अनाउंसमेंट हुआ है, अभी हमने काफ़ी स्टेट्स के साथ डिस्कस किया है। जैसे अभी बिहार भी काफ़ी दिलचस्पी लिया है इसको जोड़ने के लिए, उन्होंने भी प्रपोजल दिए हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे दूसरे स्टेट से अभी प्रपोजल हमें दिए हैं जो जोड़े नहीं हैं। तो अभी जो दूसरे पर्याय में जो 1000 मंडी अभी है, इसमें ये सब स्टेट्स को हम लेके जाएंगे। सर, इसमें कोई टेक्नोलॉजी के लेवल पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है किसानों की तरफ से? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। इनफैक्ट ये जो इनिशियल 2016-17 में था, ये सारे हमने अध्ययन किया और जो भी प्रॉब्लम आ रहा था जो टेक्नोलॉजी के कारण, वो हमने सॉर्ट आउट करने के कारण आज ये जो है मोबाइल में इसको हम किसान भाई है या हमारा व्यापारी भाई है, इसको आराम से डाउनलोड करके यूज़ कर सकें। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और इसमें सारी चीज़ें वो उसी एक मोबाइल के थ्रू भी कर सकें। उनको अगर कंप्यूटर भी ना यूज़ करें तो मोबाइल के थ्रू भी कर सकें। 5 साल तो सर हो गया है, आगे के आने वाले समय में सर क्या इसको देखते हैं, किसानों के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है सर? इसमें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमने बताया, इसमें सब जो मॉड्यूल्स जोड़े हैं, जो एफपीओ मॉड्यूल जोड़े हैं, अब नाउ 1841 एफपीओ जोड़े हैं। अब अभी देश में हम 10,000 एफपीओ अभी बनाने का कदम उठाए हैं। तो जब 10,000 एफपीओ बन जाएंगे और सारे ई-नाम में हम जोड़ेंगे उनको, तो ये सारे जो एफपीओ है उनको सारे एक बाज़ार, बहुत बड़ा बाज़ार मिल जाएगा। तो हमारे किसान बंधुओं को बहुत बड़ा बाज़ार मिलेगा। सिमिलरली जो कोऑपरेटिव मॉड्यूल आज लॉन्च हुआ है, देश में तो काफ़ी कोऑपरेटिव्स एक्टिव है,
तो ये सब जब आ जाएंगे हमारे इनाम मॉड्यूल में, उनके लिए भी मार्केट जो है काफ़ी मिल जाएंगे। तो इसमें भी काफ़ी जो है खाली ट्रेडर्स भी नहीं बल्कि ये जो कॉरपोरेट्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए एक जो बायर्स और सेलर्स का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और डेफिनेटली मैं ये भी कहूँगा कि आज जो 1000 मंडी जोड़े हैं, विश्व की सबसे बड़ा एक एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म है। और जब अनदर 1000 मंडी हम जोड़ेंगे, ये एक विश्व में एक इस टाइप के एक इतिहास रचाएगा ताकि कोई भी कंट्री उसको आगे पहुंच नहीं पाएंगे। हमारे जो किसान भाई हैं ये सारे उसका फ़ायदा उठाएंगे। सर अभी जैसे आपने कहा कि IMD भी इसमें इंफॉर्मेशन अपना देंगे, वो अपना इंफॉर्मेशन किस तरह से शेयर करेंगे और उससे किसान किस तरह से और व्यापारी फायदे उठा सकते हैं? ये जो IMD जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके जो सारे डाटाबेस में है वेदर का डाटा, जो उनके वेदर स्टेशंस हर जगह पे हैं, वेदर स्टेशंस को जो हमारे जो मंडी के साथ मैपिंग किया गया है IMD के कोऑपरेशंस में, ताकि जो वेदर फोरकास्टिंग हो रहा है वेदर स्टेशंस को इन्वॉल्व करके एकदम लाइव, तो वो हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, मंडी के साथ लिंक है, ताकि वो मंडी में जो वेदर है, मंडी एरिया का जो वेदर स्टेशंस जो लिंक है, वेदर जो दिखा रहा है, वो सीधा टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और जो क्लाउडी कंडीशंस वगैरह सारे वो दिखा देंगे। ताकि ये अच्छा ये है। आगे भी हम नौकास्ट जोड़ने वाले हैं, अभी चल रहा है, ताकि जो थंडरस्टॉर्म वगैरह भी है ये भी इसमें आ जाएगा, जो सडन बारिश और थंडरस्टॉर्म वगैरह, ताकि वो इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो मंडी एरिया में हमारे जो किसान भाई हैं वो सारे उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। जी। और सर नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करते हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है सर? नॉर्थ ईस्ट में अभी जो है, अभी रिफॉर्म्स जो इसमें एक्चुअली इनाम के लिए 3 रिफॉर्म्स का बहुत ज़रूरी है APMC एक्ट में। आप जैसे कि जानते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, और हम जो इसमें 3 रिफॉर्म्स का जिक्र हुआ है, बहुत ज़रूरत है इनाम को सक्सेसफुल करने में। एक तो है ई ट्रेडिंग होना है उनके APMC एक्ट में, और दूसरे है यूनिफाइड लाइसेंस का प्रावधान, और है सिंगल पॉइंट लेवी का प्रावधान। अभी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में अभी हालांकि उसको रिफॉर्म्स अभी किए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अभी बहुत दिलचस्पी दिखाए हैं इनाम में जोड़ने के लिए रिफॉर्म्स करके। जो अभी 1000 मंडी का अभी जो न्यू मंडी जोड़ने का है, इसी में हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ लेंगे। अभी समय है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर YV सिंह ने जैव उर्वरक के बारे में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि सघन खेती के चलते और रासायनिक खादों का लगातार प्रयोग करने की वजह से आपकी मिट्टी की उत्पादक क्षमता लगातार कम होती जा रही है। आप लोग उसके लिए रासायनिक खादों का प्रयोग तो करते हैं, मगर उससे आप सभी जानते हैं कि मिट्टी को जो चाहिए, जो पोषक तत्व और जो मिट्टी का स्वास्थ्य होना चाहिए, वो आप लोग मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि रासायनिक जो खाद हैं वो कुछ ही पोषक तत्वों की आपूर्ति कर पाते हैं। मगर होना ये चाहिए कि आपको मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके लिए आपको मिट्टी में जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी एक संख्या को बनाए रखना होता है। कुछ ऐसे लाभदायक जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में पहले से थे, मगर रासायनिक खादों का लगातार प्रयोग होने की वजह से उनकी संख्या बहुत कम हो गई है।
इसके लिए आपको जीवाणु खादों का प्रयोग करने की आपको सलाह दी जाती है और वो आपको करना चाहिए। तो पहले आपको जानना चाहिए कि जीवाणु खाद क्या है। जीवाणु खाद उन्हें बायो फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, कई बार जैव उर्वरक भी आपको सुनने को मिलेगा। तो ये जो जीवाणु खाद हैं, ये पहले तो ये जानना होगा कि ये हैं क्या। ये जीवाणु खाद जो हैं लाभदायक जीवाणु उनके उत्पाद होते हैं और उनको यदि हम बीज के साथ या मिट्टी के साथ प्रयोग करते हैं तो ये पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं मिट्टी में और मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारते हैं। अब ये जानिए कि कौन कौन से जीवाणु खाद आपके लिए उपलब्ध हैं। वैज्ञानिकों ने पिछले बहुत सालों में रिसर्च करने के बाद कई तरह के जीवाणु खाद बनाए हैं और वो आपके लिए उपलब्ध भी होते हैं। उसमें कौन कौन से जीवाणु खाद हैं, उनमें सबसे पहले है नाइट्रोजन, जो आप रासायनिक खाद में यूरिया DAP वगैरह से देते हैं, मगर उसकी एक आंशिक आपूर्ति करने के लिए कई जीवाणु खाद उपलब्ध हैं। उनमें सबसे पहले होता है राइजोबियम, जो दाल की फसलों के लिए होता है। आप जानते हैं दाल की फसलों में जड़ों में गांठें बनती हैं, वो उसी राइजोबियम की वजह से बनती हैं। तो आप लोगों को राइजोबियम का टीका दाल की फसलों में लगाना चाहिए। और ध्यान ये रखना है कि सभी दाल की फसलों के लिए अलग अलग जीवाणु राइजोबियम का अलग अलग जीवाणु टीका होता है। जैसे चने के लिए अलग होगा, मटर के लिए अलग होगा, बरसीम के लिए अलग होगा, मूंग के लिए अलग होगा। तो आपको फसल के हिसाब से राइजोबियम का टीका लेना है। और यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो जड़ों में ज़्यादा गांठें बनेंगी और ज़्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा। इसके अलावा और जो जीवाणु खाद होते हैं उसमें एक होता है अजेटोबैक्टर। अजेटोबैक्टर होता है जो दाल के अलावा जो फसलें होती हैं, जैसे गेहूं है, सरसों है, सब्जियां हैं, जो दाल की अलावा वो जो फसलें होती हैं उनके लिए आपको अजेटोबैक्टर का प्रयोग करना है। ये जड़ों में आप कहेंगे गांठें तो नहीं बनाता, मगर ये जड़ के आसपास रहता है और वहाँ नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और वो जड़ों को मिल जाता है और वो आपकी फसल को मिलता रहता है। इसके अलावा जो मोटे अनाज हैं, बाजरा, मक्का, ज्वार वगैरह, उसके लिए एजोस्पिलम का टीका होता है। इसके अलावा जो धान की फसल है उसके लिए नीलहरी शैवाल का एक टीका होता है, जो आप धान की रोपाई के 3-4 दिन बाद प्रयोग कर देंगे तो उससे धान की फसल को 20 से 25 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगा। जो 20 से 25 किलो नाइट्रोजन का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक बैग यूरिया के बराबर नाइट्रोजन इस एक पैकेट से आपको मिल जाएगी। अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। किसानों के कृषि से जुड़े सवालों का जवाब देंगे डॉक्टर JPS डबास। तो चलिए जानते हैं कि जहाँ पे धान और गेहूं का फसल चक्र लागू होता है, उन क्षेत्रों में गेहूं और धान के बीच में एक फसल या तो मूंग की ली जा सकती है, या हम हरी खाद के तौर पर ढैंचे की ले सकते हैं, या हम कोई छोटी मोटी सब्जी की ले सकते हैं। और जब सब्जी की बारी आती है तो उसमें पालक एक ऐसी चीज़ है जो एक काट हमें दे सकता है। और इसमें गर्मी के मौसम में पालक में काट नहीं मिलती, बल्कि हमें पूरा ही पालक खोदना पड़ता है। तो या तो हम पालक की खेती कर सकते हैं या हम मूंग की खेती कर सकते हैं, क्योंकि मूंग भी लगभग 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है
और मूंग की बुआई अगर हम 20 अप्रैल से पहले कर देते हैं तो मानसून के आने से पहले हम मूंग की कटाई कर लेंगे या उसकी फलियां तोड़ लेंगे, और उसके बाद में अगर फसल को हम खेत में मिला देते हैं तो उससे हमारी जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो जितने भी हमारे किसान भाई जिन्होंने गेहूं की खेती की है या अभी सरसों काटी है या जौ काटा है या चना काटा है, और अगर संभव हो तो उनको 20 अप्रैल से पहले मूंग की बुआई अवश्य कर लेनी चाहिए। मूंग एक दलहनी फसल है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में खास किस्म की गांठें होती हैं और इन गांठों में एक खास किस्म के जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन जो होती है उसको नाइट्रेट या अमोनिया में फिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारे पौधे को मिल जाती है और साथ साथ में कुछ नाइट्रोजन की मात्रा भूमि में भी रह जाती है। तो मूंग की खेती से हमें दोहरा फायदा है। एक तो हमें दाल मिल जाएगी, साथ साथ में हमारी मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाएगा। लेकिन जब गर्मी के मौसम में हम मूंग की खेती करते हैं तो उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो सही किस्म का चुनाव। जो किस्म 55 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाए, केवल हमें उसी की बुआई करनी चाहिए। अगर फसल का ड्यूरेशन या अवधि लंबी है तो मानसून के आने से पहले वो कट नहीं पाएगी, और अगर मानसून आ जाएगी तो किसानों को फली नहीं मिलेगी, बल्कि मूंग की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। उससे हम हरी खाद तो ले सकते हैं लेकिन दाल का उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो पूसा संस्थान ने 3-4 किस्में विकसित की हैं जिनका प्रयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। एक तो एक किस्म है पूसा 9531, यानी कि पूसा 9571 जो वैरायटी है, एक बहुत अच्छी किस्म मूंग की वैरायटी है जो 55 से 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दूसरी वैरायटी है पूसा विशाल। इसका दाना भी मोटा होता है, इसकी उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होती है, और इस फसल में विषाणु रोगों के आने की संभावनाएं कम रहती हैं। और तीसरी अभी एक किस्म विकसित की है, उसको कहते हैं पूसा 1431। तो ये 3 ऐसी मूंग की किस्में हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मूंग की क्योंकि दलहनी फसल है तो इस फसल में जीवाणु खाद का टीके का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और जब जीवाणु खाद के टीके की बात आती है तो उसमें 2 टीके खास होते हैं। एक तो होता है राइजोबियम का टीका, जो कि फसल के नाम से लेंगे। ये राइजोबियम जो मूंग है का टीका है वो आप मूंग फसल के लिए लेंगे। दूसरा आप टीका प्रयोग कर सकते हैं पीएसबी, यानी कि फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इनके फास्फोरस घुलनशील जीवाणु। और इन 2 टीकों का प्रयोग करने से एक तो खेत की उत्पादन लागत कम, मतलब फसल की उत्पादन लागत कम होगी, साथ साथ में पैदावार ज़्यादा मिलेगी और किसानों को ज़्यादा लाभ होगा। तो इससे बीज को उपचारित करके अवश्य लगाएं। दूसरी खास बात ये है कि इस समय क्योंकि गर्मी का मौसम है और नमी की कमी होती है, तो खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत ज़रूरी है। और नमी के साथ साथ फसल की बुआई शाम को 5 बजे के बाद या सुबह आप 9 बजे से पहले कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि दिन में अगर लू चलेंगी और दाना जहाँ पड़ेगा वहाँ पे लू से अगर मिट्टी सूख गई, पानी नहीं मिला उस दाने को, तो हमारा जो बीज है वो जम नहीं पाएगा या जमता हुआ बीज भी सूख जाएगा। इसलिए शाम को बुआई करें और संभव हो तो बीज को 1-2 घंटा पानी में भिगो दें। और आप जीवाणु खाद से उपचारित करते हैं तो ये काम उससे भी हो जाता है। इससे बीज का जमाव भी अच्छा होता है, बीज में पोषक तत्व मिल जाते हैं। और एक और हम बात कर सकते हैं कि इसमें अगर ट्राइकोडर्मा विल्डी भी मिला देते हैं तो इसमें और अच्छा हो जाता है कि एक खेत में बीमारी भी नहीं आएगी, जीवाणु खाद का भी काम हो जाएगा और फसल अच्छी मिलेगी। तो मूंग की बुआई आप इस समय कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो मूंग की बुआई नहीं करना चाहते, तो वो किसान भाई ढैंचे की बुआई कर सकते हैं, जो कि हरी खाद के लिए बहुत ही उत्तम है और इस समय इसकी बुआई की जा सकती है। अगर आपको सब्जी की खेती करनी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पालक की आप एक फसल ले सकते हैं, वही एक संभव है, क्योंकि दूसरी सब्जियां जितनी भी हैं वो 60 से अधिक दिन लेती हैं। और जब 60 से अधिक दिन लेती हैं तो उसके बाद तो धान की बुआई शुरू हो जाती है या वर्षा आ जाती है, तो उसमें हम दूसरी सब्जी की फसल नहीं ले पाएंगे। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको चारा लेना है, या कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको मक्का लेनी है और वो भी बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न वाली मक्का भी संभव है अगर आप उसकी जल्दी बुआई कर देते हैं, क्योंकि बेबी कॉर्न इस समय जो मक्का है बेबी कॉर्न के लिए वो 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तो आप उसकी भी खेती कर सकते हैं, उससे आपको चारा भी मिलेगा और मक्का के भी अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मिट्टी का एक तो रेजर लेवल से लेवलिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से
खेत की मेड़ का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो भी वर्षा का पानी आए वो खेत में अधिक से अधिक मिट्टी के नीचे जाए, और इसके जाने के लिए 3 बातों का विशेष ख्याल करना है। नंबर 1 तो हमारी खेत की मेड़ मजबूत होनी चाहिए जिससे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी रुक सके। नंबर 2, जहाँ पे हम धान गेहूँ का फसल चक्कर अपना रहे हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो मिट्टी की सब सॉइल है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर एक हार्ड पैन बन जाती है, एक कड़ी सतह बन जाती है, जिसकी वजह से पानी का ज़मीन में जाना रुक जाता है, और जो भी बारिश का पानी है वो ज़्यादातर बह के बाहर निकल जाता है, खेत के अंदर नहीं जा पाता है। तो इस तह को तोड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने खास किस्म का औजार बनाया है जिसको हम चिजलर कहते हैं। इस चिजलर से हम अगर जो चिजलर से अगर जुताई करते हैं तो 1.5 फुट गहराई तक जाता है, तो जो सॉइल के अंदर एक हार्ड पैन बनी है वो टूट जाती है, और अगर हार्ड पैन टूट जाती है तो उससे हमारे खेत में जो बारिश का पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाएगा। तो इस समय चिजलिंग का काम अवश्य कर सकते हैं, और चिजलर का जब प्रयोग करें तो हमारे किसानों के पास ट्रैक्टर की जो ताकत है वो कम से कम 55 हॉर्स पावर का होना चाहिए, क्योंकि इसमें ताकत ज़्यादा लगती है, और ये खाली एक हल चलता है, और ये 1.5 फुट गहराई तक जाता है जिससे कि मिट्टी की हार्ड पैन को तोड़ सके। तो इसका तोड़ना बहुत ज़रूरी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर सोखा जा सके, यानी कि हमारी वाटर टेबल ऊपर आ सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो मैंने खास आपको बताई थी कि मेड़ का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी खास बात ये है कि गर्मी के हम जो सिंचाई करते हैं या जुताई करते हैं उससे हमें बहुत लाभ मिलता है, उससे भी पानी का संरक्षण होता है। और इसके अलावा बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे उन्होंने फार्म पॉन्ड बना होता है, यानी कि खेत के अंदर ही हम एक पॉन्ड बना लेते हैं जो बारिश का पानी जिसमें इकट्ठा हो सके। तो यह सही समय है जब हमें फार्म पॉन्ड की सफाई करनी चाहिए, उसकी मिट्टी निकालनी चाहिए जिससे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ सके, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सके, और जो उसकी मिट्टी निकलेगी उसको हम जिस भी खेत में डालेंगे उसी खेत में वो खाद का काम करेगी। तो फार्म पॉन्ड का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी हमारे किसान भाई इसका लाभ उठा सकते हैं। किसानों को खेती की जानकारी देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं इस पोर्टल के बारे में। आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।